नमस्कार साथियों। तो कल हमने पढ़ा था राजस्थान का नामकरण, और राजस्थान के नामकरण में हमने पूरे राजस्थान की भाई राजपूताना क्या है, ब्रह्मवर्त क्या है, मरुकांतर क्या है, सबके बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि राजस्थान का एक तरीके से विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ राजस्थान। ओके, इसको पढ़ने से पहले हमें सामान्य जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो हमें अक्षांश और देशांतरों की जानकारी बहुत जरूरी है। तो देखेंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, गौर से सुनिएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, और इसे समझ करके ही राजस्थान की स्थिति और विस्तार को अच्छे से समझा जा सकता है। क्लियर? तो कल के टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा कर लो, 1 मिनट बस। कि कल हमने पढ़ लिया था कि 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक, और उस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास को विधिवत रूप से लिखा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। मित्रों, याद रहे आपको कि भारत के इतिहास का जनक महर्षि वेद व्यास को कहते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम था महाभारत, जिसे जय संहिता भी कहते हैं, और संसार के इतिहास के जनक हेरोडोटस कहलाते हैं, और उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिकल। ओके, अब हम बात करते हैं भूगोल की, चूंकि हमको पढ़ना है राजस्थान की भौतिक स्थिति और विस्तार। तो देखें आप, भूगोल यानी कि आप लोग देखें जियोग्राफी, दो शब्दों का मेल है। क्लियर नजर आ रहा है आपको? एक तो क्या है जियो, और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब आप समझते हो बहुत अच्छे से, क्या है? भू बोले तो पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है अध्ययन या वर्णन, अध्ययन या वर्णन। ओके, तो इसमें क्या हो गया? ज्योग्राफी में पृथ्वी का जो अध्ययन वाला शास्त्र है वही आपका क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफी में ये क्या है? भू, जियो, कि पृथ्वी की आकृति भी इसी से क्या है? जियोड है। ये आपको बात करेंगे जियोड, यानी कि लधवक्ष गोलाभ। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी का जो संपूर्ण अध्ययन है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए एक मॉडल की आवश्यकता पड़ी। और पृथ्वी का जो मॉडल है, पृथ्वी का जो क्या है? मॉडल बोले तो क्या? प्रतिरूप। और ये पृथ्वी का मॉडल या जो प्रतिरूप है वो क्या है? ग्लोब। ओके, समझ में आया मित्र आपको? पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप ही क्या है? ग्लोब है। और आपको याद रहे कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब का एक तरीके से हम बात करें किसने तैयार किया सबसे पहले, तो ग्लोब को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले तैयार किया, तो ग्लोब को फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट बार, पहली बार किसी व्यक्ति ने तैयार किया, तो वो तैयार किया जर्मनी के मार्टिन बेहम ने।
किसने तैयार किया? यानी कि विश्व का जो एक तरीके से आप कह लीजिए मानचित्र है या मॉडल है या ग्लोब है, इसको जर्मनी के, चलो आगे लिख दो, जर्मनी के मार्टिन बेहम, किसने तैयार किया? जर्मनी के मार्टिन बेहम ने। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी जब बात करें हम इसकी कि साहब संसार का हमें पता चल गया, तो ये जो हमारा जो मानचित्र है ये तो हो गया ग्लोब, और जो मानचित्र है तो यानी कि पहले व्यक्ति जिन्होंने विश्व मानचित्र को मापक पर बनाया। दूसरी बात आती है कि विश्व का जो मानचित्र है, इस विश्व के मानचित्र को मापक पर बनाने वाले पहले जो व्यक्ति हैं, फर्स्ट जो पर्सन है, वो है यूनान या ग्रीक के एनेक्सीमेंडर। यूनान या ग्रीक के कौन है? एनेक्सीमेंडर। तो ग्रीक के हैं या यूनान के हैं, आप कह लीजिए एनेक्सीमेंडर, इन्होंने विश्व के मानचित्र को मापक पर बनाया जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ओके, समझ में आया आपको? फिर बाद की बात करें तो हाँ, एक चीज और, हमारे भारतीय मनीषी और हैं जिनकी अभी बात चल रही थी, मुझे याद आया कि उन्होंने भी, भारतीय मनीषी जिन्होंने लिखी वही महाभारत या भगवत गीता, यानी कि ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने भी पृथ्वी का पहला भौगोलिक मैप बनाया था। यह मिलता है उल्लेख। क्या उल्लेख मिलता है? कि महर्षि वेद व्यास ने पृथ्वी का फर्स्ट भौगोलिक मानचित्र, पृथ्वी का फर्स्ट भौगोलिक मैप या मानचित्र बनाया। यह उल्लेख भी मिलता है। लेकिन वो ये कि भारतीय मनीषी, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जिनको हमारे मनीषियों ने बहुत पहले, जैसे आप पढ़ते हैं कि सब गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति का सिद्धांत है ये न्यूटन ने दिया, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले हमारे भारतीय मनीषी श्री भास्कराचार्य जी ने धरणिकात्मक शक्ति के सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। तो सही बात तो यह है कि ये उल्लेख मिलता है हमारे इनमें धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, कि महर्षि वेद व्यास ने जो आपके पृथ्वी का जो पहला भौगोलिक मानचित्र है वो बनाया था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात करते हैं आपके टॉलमी की। तो क्लॉडियस टॉलमी जो मैप बनाने में, आप लोगों को याद रहे, गणित व ज्यामिति का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? क्लॉडियस टॉलमी। तो एक चीज और याद रहे आपको, क्लॉडियस टॉलमी ने जो मानचित्र बनाया है संसार का, तो मानचित्र बनाने में गणित और ज्यामिति, ज्योमेट्री, तो क्लॉडियस टॉलमी आपको याद रहे जो मैप बनाया, इस मैप बनाने में गणितीय जो प्रयोग है या ज्यामितीय का जो प्रयोग है, इनको पहली बार किया, पहले व्यक्ति थे। तो मानचित्र बनाने में गणित और ज्यामिति का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके, इतना भी आपको फर्स्ट पर्सन हो गए। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ही अक्षांश और देशांतर का मानचित्र बनाने में सबसे पहले उपयोग किया था। अर्थात गणितीय, आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है, गणितीय और ज्यामिति का प्रयोग, अर्थात इन्होंने ही, अर्थात अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर का प्रयोग या उपयोग सबसे पहले किया मानचित्र बनाने में। अक्षांश व देशांतर का प्रयोग कह लीजिए
उपयोग कह लें आप, यूटिलाइज, इन्होंने पहली बार किया, फर्स्ट टाइम। कब किया? फर्स्ट टाइम किया। यह आपको ध्यान रहना चाहिए। जबकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि अक्षांश और देशांतर जो ये शब्दावली है, इसका प्रयोग सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने किया था। क्लियर? ये वर्णन भी मिलता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किसने, एक बार फिर रिपीट कर दूं हल्का सा आपको मैं, कि जो विश्व का जो मानचित्र है, मॉडल है, ग्लोब है, इसको फर्स्ट टाइम, सॉरी ग्लोब को, मानचित्र माने ग्लोब को फर्स्ट टाइम अगर किसी व्यक्ति ने तैयार किया तो वो जर्मनी के मार्टिन वेहम ने। दूसरी बात करें कि एनेक्सीमेंडर यूनान या ग्रीक के वो व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, जिन्होंने विश्व मानचित्र को पहली बार मापक पर बनाया, जो वर्तमान उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात हमारी भारतीय मनीषी जी की भी मिलती है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास की, और इन्होंने ऐसा कहते हैं कि साहब जो पृथ्वी का या पहला जो भौगोलिक मानचित्र है वो बनाया था। दूसरी बात हमने की आपसे क्लॉडियस टॉलमी की। क्लॉडियस टॉलमी मैप बनाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैप बनाने में गणित व ज्यामिति का क्या किया? प्रयोग या उपयोग किया, अर्थात अक्षांश देशांतरों का मानचित्र बनाने में सबसे पहले उपयोग किया। क्लियर? तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन साथ साथ बात कर ले। तो ग्लोब अपन पढ़ेंगे क्योंकि बात चल रही है मॉडल की। एक से और देख ले, चलो आप लगते हाथों, ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि साहब भारत का जो मानचित्र है ये किसने तैयार किया? भारत का मानचित्र किसने तैयार किया? जब भारत के मानचित्र की बात आती है तो भारत के मानचित्र को, वैसे तो इसका कोई, हमें एक तरीके से बात करें कि विश्वसनीय कोई स्रोत है नहीं, या विश्वसनीय किसी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता जिन्होंने भारत के मानचित्र का सबसे पहले निर्माण किया। लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार जो हमारे इतिहासकार हैं या जो भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने जो वर्णन हमें मिलता है, उसमें जो विश्वसनीय बात मिलती है वो मिलती है कि साहब सबसे पुरानी अगर हम बात करें तो नाम आता है इरेटोस्थेनीज का। किसका नाम आता है? हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत के मानचित्र की। तो भारत के मानचित्र में इरेटोस्थेनीज ये कोई व्यक्ति हैं। तो जो इरेटोस्थेनीज हैं, इरेटोस्थेनीज ने, आप लोगों को याद रहे ये बात है हमारे सिकंदर के समय की, ये भी यूनानी गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, साहित्यविद थे, कवि थे, संगीतकार थे। आपको याद रहे सिकंदर लोदी के आदेश पर 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, तो याद रहे इरेटोस्थेनीज ने किसके आदेश पर? सिकंदर, जो महान विजेता थे, सिकंदर के आदेश पर भारत का मानचित्र बनाया। ओके, कौन थे ये? गणितज्ञ भी थे, भूगोलविद थे, साहित्यकार थे, कवि थे, संगीतकार थे। ओके, और ये भी कहां के थे? आपको याद रहे यूनान के थे। ये भी कहां के थे? यूनान के, क्योंकि सिकंदर को आप जानते, सिकंदर यूनानी शासक था। तो एक चीज ये क्लियर हो जाए, किसके कहने पर? सिकंदर के कहने पर तैयार कर दिया, लेकिन बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया था। इसके बाद कोई दूसरे व्यक्ति का नाम आता है, तो दूसरे व्यक्ति हैं हमारे टॉलमी। यानी कि इरेटोस्थेनीज के बाद टॉलमी भारत आए, और टॉलमी ने भी भारत का नक्शा बनाया। तो फर्स्ट हो गए, सेकंड पे कौन आ रहे हैं? क्लॉडियस टॉलमी। तीन नाम मिलते हैं, पहला नाम हो गया ये, सेकंड नाम हो गया कौन? टॉलमी, और थर्ड नाम में एक तो हमारे जॉर्ज एवरेस्ट, जाना पहचाना नाम आप लोगों का, और एक विलियम लैम्बर्टन। तो थर्ड जो नाम मिलता है, एक मिलता है विलियम लैम्बर्टन, और एक नाम मिलता है जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने
एवरेस्ट चोटी की खोज की थी, दोनों नाम। तो ये जो विलियम लैम्बर्टन थे, आपको याद रहे, ये भारत आए और भारत आकर के इन्होंने, आप लोगों को याद रहे, लगभग 18 वर्ष तक भारत के मैप को लेकर के कार्य किया, लेकिन 1/3 मैप भी नहीं बना पाए थे, 1/3 मैप का निर्माण भी नहीं कर पाए थे। और 18 वर्ष बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और वापस चले गए। तब भारत भेजा गया किसको? जॉर्ज एवरेस्ट को। और जॉर्ज एवरेस्ट ने बाकी बचे हुए कार्यों को क्या किया? पूरा। तो इन्होंने लैम्बर्टन ने 18 वर्ष में बाद क्या ले ली? सेवानिवृत्ति ले ली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और 1/3 कार्य भी नहीं कर पाए थे मैप का, बाकी कार्य को पूरा किया किसने? जॉर्ज एवरेस्ट ने। और जॉर्ज एवरेस्ट नीचे से चल करके, आप लोगों को याद रहे, चलते आ रहे, और नीचे से चल करके ये हिमालय तक पहुंच गए और संपूर्ण भारत का अच्छे से एक नक्शा बनाया। और आपको याद रहे मित्रों, जॉर्ज एवरेस्ट ने ही हिमालय की चोटी में सबसे ऊंची चोटी बताया कि माउंट एवरेस्ट इन्हीं के नाम पर, माउंट यानी कि पर्वत, एवरेस्ट के नाम पर हो गई वो चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी हो गई। तो अपन ऐसा कहते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट और लैम्बर्टन दोनों को भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाने का वाला व्यक्ति कहते हैं। तो विलियम लैम्बर्टन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला विश्वसनीय या कह सकते हैं सटीक मानचित्र बनाया। क्लियर होगी बात आपको इतनी? ओके। फिर बात आती है, आपको याद रहे, सन 1947 की। कब की बात आती है? सन 1947 में आपको पता है भारत क्या हो गया? आजाद। भारत क्या हो गया? आजाद। अर्थात अब हम बात कर रहे हैं किसकी? भारत के वर्तमान स्वरूप की या वर्तमान नक्शे की। तो भारत का जो वर्तमान नक्शा है, एक जाना पहचाना नाम आप सभी लोग जानते हैं, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्य किया गया है, यानी कि भारत का वर्तमान मैप, वर्तमान नक्शा। तो याद है, भारत आजाद हो गया और आजाद भारत का कह लीजिए इसे वर्तमान नक्शा, जिसे सरकार ने आधिकारिक मान्यता दी। किसने तैयार किया? जाना पहचाना नाम मित्रों। तो ये इसको तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली, जिनका पंजाब प्रांत में जन्म हुआ था। उस समय तत्कालीन भारत में था वो वाला हिस्सा, और इन्होंने ही पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका अदा की थी। तो चौधरी रहमत अली का नाम आता है, आधिकारिक मान्यता दी। और ये नक्शा सरकार ने आधिकारिक मान्यता जिसे प्राप्त की, किसने तैयार किया? चौधरी रहमत अली। ओके। तो ये हो गई एक सामान्य जानकारी, इसे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बीच बीच में आप इनको ले लिया करें। क्लियर बात? तो इतनी बात हो गई कंप्लीट। और हम पढ़ रहे हैं क्या? अक्षांशीय और देशांतर, क्योंकि हम राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड की जानकारी होना आवश्यक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या है अक्षांश, क्या है अक्षांश रेखा, क्या है देशांतर, क्या है देशांतर रेखा, इनमें क्या अंतर है। क्लियर? इनका क्या महत्व है, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्धारण कैसे हुआ, इनका क्या उपयोग है, इस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा इन दोनों में, सबसे पहले आप लोग देखें, हम चर्चा कर रहे हैं अक्षांश व देशांतरों की। तो अक्षांश और देशांतर अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्लियर बात? तो ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया आपके क्या? लॉन्गिट्यूड। तो क्या अक्षांश है, यानी कि आपको मैं लिख दूं लैटिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड
लैटिट्यूड लाइन क्या है, क्लियर। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, इनका किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके से इनका निरूपण हुआ, क्या इनका महत्व है, कैसे इनका निर्धारण हुआ, क्या उपयोग है, इन चीजों की हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, क्लियर। तो इनमें मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, यानी कि अक्षांश की। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं हम, अक्षांश की बात करने वाले हैं। तो आप देखें मित्रों, ये क्या है, सबसे पहले आप देख लें, ये क्या है। आप सोच रहे क्या है, आप सोच रहे गोला है, क्या है, गोला, क्लियर बात, सर्कल है। तो ये हो गया सर्कल। अब मैं आपको थोड़ा टेस्ट कर रहा हूं, आपकी रीजनिंग टेस्ट करूंगा कि कितना आप दिमाग लड़ाते हो, क्या चीज है। ये जो गोला है, इस गोले को हमने, ये देख लीजिए, ये केंद्र है, केंद्र से हमने ये परिधि खींच दी, आपको पता है, और केंद्र के बीचों बीच में हमने एक ये रेखा खींच दी, क्लियर। अब बताइए गोले का क्या बन गया, सोचे आप क्या बन गया गोले का। यानी कि ये कोई गोला है, गोले के बीचों बीच में हम लाइन खींच दी, तो गोले का क्या बन गया, सोचते रहिए आप। सोच रहे हैं कि अर्ध गोला बन गया, फिर एक लाइन और खींच दी तो अब गोले का क्या बन गया, फिर एक लाइन और खींच दी मित्रों, अब गोले का क्या बन गया, एक लाइन नीचे खींच दी मित्रों, तो गोले का क्या बन गया, एक लाइन और खींच दी तो गोले का क्या बन गया, और भी खींच सकते हैं लाइन। तो अब बताइए गोले का क्या बन गया, अब बताइए क्या बन गया। आप सोच रहे हैं क्या बनता जा रहा है, जो भी है। देखो मित्रों, गोले का कुछ नहीं बनना है, गोले का ना कुछ बनना है और ना कुछ बिगड़ना है, गोले को तो गोला रहना है। आप कह रहे हो साहब ये लो चितरंजन को यहां से बांध दिया, चितरंजन का क्या बन गया, और ऊपर से इधर से बांध दिया तो चितरंजन का क्या बन गया, चितरंजन को चितरंजन रहना है, चितरंजन को ना कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है। तो ठीक इसी प्रकार कितनी लाइन खेल तो गोला रहेगा, ना गोले का कुछ बिगड़ेगा ना कुछ बनेगा, गोला तो क्या है, गोला है। चलिए खैर मजाक की बात हुई, लेकिन बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, ऑथेंटिक है। आप लोग देखें कि ये क्या है हमारी, हम बात कर रहे हैं किसकी, अक्षांशों के निर्माण की या अक्षांशों के निर्धारण की, किस पर, ग्लोब पर। अक्षांशों का निर्माण या निर्धारण ग्लोब पर, क्लियर बात। तो ये हो गया हमारा केंद्र, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। और केंद्र से आपको पता है कि पृथ्वी के केंद्र से हमें जो इसकी बाहरी परिधि है, ये बाहरी परिधि बना दी। और बाहरी जो परिधि, जिसे आप ध्रुवीय परिधि भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, ये भी नॉर्थ, ये भी पोल है, ये भी पोल है। इतनी चीज आपको क्लियर हो जाए कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में जो हमने बीचों बीच में ये रेखा खींची है, इस बीचों बीच में जो रेखा खींची है, इस रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, EQUATOR, इक्वेटर लाइन, अर्थात भूमध्य रेखा। अर्थात क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। इसी को हम बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा, क्लियर बात। तो ये भूमध्य रेखा है जो विषुवत रेखा है, इसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। ये वाला भाग तो क्या है, ये वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध। क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गए, क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। तो आप लोगों को क्लियर हो जाए पोजीशन कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे वाला क्या है आपका, साउथ हेमिस्फीयर है। यानी कि ऊपर वाला जो है आपका वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला जो आपका है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऊपर वाला हो गया क्या, उत्तरी हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी हेमिस्फीयर, यानी कि SH
नॉर्थ साउथ, ओके पूरा लिखो तो देख लिया आप, हेमिस्फेयर, PHERE, ये होना चाहिए स्पेलिंग मेरे तक उससे, तो बाकी और देख लेगा, HEMISPHERE। तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये हो गया आपके साउथ हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर बात, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप ये देखें कि सब अक्षांश बने कैसे, अक्षांशों का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हम इन्हें बनाए। तो आप लोग देखें स्थिति कि ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गए जो आपको आना चाहिए, यानी कि इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ये जो भूमध्य रेखा है इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। क्लियर हो रही है बात आपको, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। एक तो क्या हो गया आपको पता है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर, दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो पता चलेगा आपको थोड़ी देर बाद जब हम अक्षांश रेखाएं बना लेंगे, चूंकि ये जो ग्लोब है और इस ग्लोब पर जो ये आडी रेखाएं होती हैं, अभी निर्माण करेंगे इनका, आप लोग समझ जाएं, ये आडी रेखाएं ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री के ऊपर है तो ये कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश। और नीचे हैं तो क्या कहलाएंगे, दक्षिणी अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, अर्थात ये तो हो गई उत्तरी अक्षांश रेखाएं और ये हो गई दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अर्थात कभी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं इस तरीके से नहीं होती, ऐसे जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पार्ट में, ये पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाएं। यानी कि पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो आडी रेखाएं होती हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं मित्रों, ये होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। और आपको याद रहे कि ऐसे ही तो क्या है आडी, और ऐसे ही क्या है अक्षांश, अर्थात लैटिट्यूड लेटी हुई है, लैटिट्यूड ऐसे आडी और ऐसे अक्षांश, यानी कि इस टाइप की जो रेखाएं हमारी बनने वाली हैं, ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। तो ऐसे आडी और ऐसे अक्षांश, और लैटिट्यूड लेटी हुई यानी कि लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई है जो क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने कहा निर्माण कैसे हुआ, बात निर्माण की चल रही है। तो देखें आप कि क्या है स्थिति, ये केंद्र है पृथ्वी का और ये पृथ्वी की होगी क्या बाहरी सतह, ये बाहरी सतह हो गई, या इसे आप बोल सकते हो मित्रों ध्रुवीय परिधि। तो ये पृथ्वी की जो बाहरी क्या है सतह है, या जो ध्रुवीय क्या है परिधि है। ओके, तो ये जो बाहरी सतह या ये जो ध्रुवीय परिधि है, इस ध्रुवीय परिधि पर केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से हम क्या डालेंगे, कोण। जैसे आपने देखी स्थिति कहीं भी डाल लीजिए आप, ये पृथ्वी का केंद्र है और यहां से हमने ये कोण डाल दिया, और ये कोण मान लीजिए आप 23.5 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, जो आपका मन करे, चलो लो 30 डिग्री पे डाल दिया। यानी कि ये जो कोण है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो और देख लें आप, ये देख लो आपने, ये कोई लंब डाल दिया और ये लंब कितने डिग्री का डाल दिया आपने, 30 डिग्री का डाल दिया, तो सॉरी कोण, तो ये कोण भी 30 डिग्री का है। मित्रों ये चूंकि पृथ्वी की परिधि है, ऐसे कई सारे कोण बनेंगे, ये भी पृथ्वी पर ऐसे 30 डिग्री बनेगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से इनको एक सरल रेखा से मिला दी, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। आपको लगे सर है प्रॉब्लम आ रही, चूंकि हमारी जो पृथ्वी है त्रिविमीय है, 3 डायमेंशियल है। जब आपको मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से बताऊंगा। ये आपको याद रहे, यहां तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशियल द्विविमीय नजर आ रही है, जबकि पृथ्वी है हमारी कैसी,
इस तरीके से खरबूज जैसी है, तरबूज जैसी है। एक जनरल समझाने की भाषा में आपसे बात करूं तो आपको याद रहे मित्रों कि ये एक रेखा खींच दी इनको हमने कोणों को मिलाने वाली, और ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। कितने डिग्री? 30 डिग्री। ऐसे हमने कोई कोण डाल दिया कितने डिग्री पर? 50 डिग्री पर। इधर भी हमने ये डाल दिया कितने डिग्री पर? 50 डिग्री पर। तो ये जो रेखा है ये 50 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ये डाल दी हमने 70 डिग्री 80 डिग्री पर, तो ये साहब आपके 80 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ये कोण हमने और डाल दिया 89 डिग्री पर, तो साहब इधर भी एक 89, तो ये आपकी 89 डिग्री होगी। तो समझ में आ गया होगा मित्र आपको। एक बार फिर देख लिया, दोबारा फिर बता दो एक बार आपको कि स्थिति क्या है। कि ये हो गया बीच में आपके क्या? भूमध्य रेखा। यहां से हमने 1 डिग्री के डिफरेंस पर ये हमने कोण डाला 1 डिग्री के, और इधर भी हमने 1 डिग्री। तो इन दोनों के जो मिलाने वाली रेखा है ये हो गया अक्षांश रेखा। ऐसे कोण डाल दिया साहब 10 डिग्री पर, तो ये वाली जो रेखा है 10 डिग्री, ये डाल दिया 30 डिग्री पर, ये हो गया आपके 30 डिग्री। ये डाल दिया हमने 40 डिग्री पर, तो ये हो गई 40 डिग्री। ये डाल दिया हमने 50 डिग्री पर, तो ये हो गई 50 डिग्री। इस तरीके से दक्षिण में साहब यहां हमने लंब डाल दिया, ये लो साहब 40 डिग्री पे एक ये कोण बना दिया, कोणीय दूरी ली 40 डिग्री, और आपको याद है दोनों को मिला दिया, तो साहब ये भी अक्षांश रेखा हो गई। ये देख लो आप, और ये देख लीजिए आप, ये कोई अक्षांश है, ये भी कोई अक्षांश है। इन दोनों को हमने फिर मिला दिया, तो ये साहब कोई दूसरी अक्षांश रेखा होगी। तो इस तरीके से अक्षांशों का निर्माण हुआ। तो अक्षांश सही मायने में है क्या? क्या है अक्षांश? तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के केंद्र से क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। लैटिट्यूड है क्या? पृथ्वी के केंद्र से जो हमने क्या ली है? कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र से बाहरी परिधि पर, पृथ्वी के केंद्र से बाहरी परिधि पर या ध्रुवीय परिधि पर या सतह पर मित्रों जो कोण बनाया है, क्या बनाया है? ये कोण। तो ये जो कोणात्मक दूरी है, ये जो क्या है? कोणात्मक दूरी है, जो एंगुलर डिस्टेंस है, यही क्या है? अक्षांश है। यही क्या है? अक्षांश है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पृथ्वी की क्या है? केंद्र। हमने कहा यह पृथ्वी का केंद्र है, और यह पृथ्वी की क्या हो गई? परिधि। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बन गई। चलो दोबारा बनाते हैं, तो ये लोग काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? पृथ्वी। और पृथ्वी से ये जो हमने क्या लिया है? एंगुलर डिस्टेंस ली है। तो क्या हो गई? ये कोणीय दूरी। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो ये जो कोणीय दूरी ली है, और सेम आप लोग देख लें कि यहीं से ये हमने कोणीय दूरी ले ली, और इसको हमने आपस में मिला दिया दोनों को। ये लीजिए साहब। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, आपको याद रहे, ये जो कोणीय दूरी है, ये तो क्या है? अक्षांश। जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतनी अक्षांश है। जैसे यहां ये बन गया आपके साहब 23.5 डिग्री का बन गया मान लो, और ये भी आपके कितने डिग्री बन गया साहब? 23.5 डिग्री। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये मित्रों आपकी क्या है? ये आपके अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के किससे? केंद्र से पृथ्वी की बाहरी परिधि या ध्रुवीय परिधि या सतह पर जो कोण बनाया है, क्या बनाया है? कोण। और ये जो कोण बनाया है, ये जो कोणात्मक दूरी है, ये जो क्या है? कोणात्मक दूरी है। ये कोणात्मक दूरी ही आपकी क्या है? अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। क्लियर हो गई होगी बात मेरे हिसाब से। और फिर अक्षांश रेखा क्या है? कि जो दोनों तरफ कोणात्मक दूरी है, दोनों तरफ कोणात्मक दूरी ले ली हमने, ठीक है कि नहीं? या दोनों तरफ क्या? ये पृथ्वी की सतह पर है सब जगह। तो पृथ्वी की सतह पर जो कोणात्मक दूरी ली है, तो जो समान कोणात्मक दूरी है, जैसे 10 डिग्री लिए तो 10 डिग्री, ये जैसे हमने 23.5 डिग्री लिया तो 23.5 डिग्री, इस समान कोणात्मक दूरी के जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को यदि एक सरल रेखा से मिला दिया जाए
तो वो हमारी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। समझे मित्रों? अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से, ये भूमध्य रेखा इसके समानांतर पृथ्वी के केंद्र से जो समान कोणात्मक दूरी ली है, इस समान कोणात्मक दूरी या समान कोण बनाने वाले जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वही रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अर्थात क्या है? अक्षांश केवल कोणीय दूरी होती है। मैं लिख दूं, आप चाहें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्लियर? तो अक्षांश क्या है? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ। क्लियर हो रही बात कि क्या है अक्षांश? कि ये काल्पनिक, एक चीज और कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर नजर नहीं आती। अब मैं भी खड़ा हुआ हूं तो मैं भी किसी अक्षांश और देशांतर पे हूं, किसी न किसी लॉन्गिट्यूड पे हूं, किसी न किसी लैटिट्यूड पे हूं। ठीक, आप भी कहीं मुझे बैठे देख रहे हैं तो आप भी किसी न किसी अक्षांश पर हैं और किसी न किसी क्या है? देशांतर पर हैं। अर्थात अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। क्या होती है? अक्षांश रेखाएं काल्पनिक। तो याद रहे आपको, अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसका उपयोग पृथ्वी पर किसी एक जो कोणीय दूरी है, आप देख ले उसको, एक स्थान जो है, तो उस स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्लियर बात? क्या होगी? अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है। तो अक्षांश तो क्या है? कोणात्मक दूरी। अक्षांश तो क्या है? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर ली गई कोणात्मक दूरी। क्लियर होगी बात? और फिर अक्षांश रेखा क्या है? क्योंकि मेजर दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। तो अक्षांश समझ में आ गया आपको? क्लियर बात? कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो दो अक्षांश होते हैं इनकी चर्चा कर लेंगे, क्या दूरी होती है क्या नहीं होती है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि अक्षांश केवल कोणीय दूरी होती है जो पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर ली जाती है, जबकि पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की क्या है? जो सतह है, सतह पर जो परिधि पर समान कोणात्मक दूरी है, सतह या परिधि पर, आपको याद रहे ये क्या है? पृथ्वी की सतह या परिधि पर समान कोणात्मक दूरी। तो पृथ्वी की सतह या परिधि पर जो समान कोणात्मक क्या है? दूरी है। इस समान कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखाओं को, ये समान कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर हुई बात मित्रों आप कितनी? इसको चलो मिटा दूं मैं। तो ये क्या होगी? अपनी अक्षांश रेखा। अब देखो इनकी क्या विशेषताएं, क्या चीजें हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो आप लोग देख लें, आपको समझ में आ गया कि सब लैटिट्यूड इज द इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए पैलेस ऑन द अर्थ। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के जो किसी स्थान है, क्लियर, उसके जो दूरी है कोणात्मक, उसको प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और क्या चीज है इनकी कि लैटिट्यूड जो है आपको नजर आ रहा है, आप देख लीजिए आरडी रेखाएं कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ's सरफेस, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ's सरफेस, पृथ्वी की परिधि सतह पर, सरफेस मेजर्ड, जो कि मापन करती हैं इन द डिग्रीज, डिग्रियों में, क्योंकि कौन क्या है? डिग्री तो है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर बात? एक बार फिर देख लें आप, ये आप सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, आप साथ में स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा कि लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
ऑन द अर्थ्स सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थात आपको समझ में आ रहा है, पृथ्वी की सतह या परिधि पर समान डिग्री यानी कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली जो रेखा है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है कि कौन कहां पर स्थित है, इसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब क्लियर। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि दो अक्षांश, हाँ एक बात मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अक्षांश रेखा, सही मायने में रेखा वर्ड अपन यूज कर रहे हैं, रेखा नहीं है, ये है क्या, सर्कल है। क्या है ये, सर्कल है पृथ्वी पर। जैसे मैं आपको बता दूं कि साहब ये बोतल है, इसको अगर अपन पृथ्वी मान लें तो ये जो इसके इस टाइप की जो रेखाएं हैं, जो इसके चारों ओर यूं रेखा खींच दे अपन, तो ये रेखाएं, ये तो क्या है, व्रत है। तो अक्षांश क्या है, व्रत का निर्माण करते हैं। अक्षांश किसका निर्माण करते हैं, व्रत का, पूर्ण व्रत का। जब मैं बताऊंगा कि दो देशांतर मिलकर के पूर्ण व्रत का निर्माण करते हैं, अर्थात एक देशांतर तो अर्धव्रत का निर्माण करता है। जो दो अक्षांश रेखा या शुद्ध बोले तो अक्षांश रेखीय व्रतों की जो बीच की दूरी होती है, हम पढ़ देंगे हमेशा समान होती है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा नहीं है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती। हम जो पढ़ते हैं वो हम दो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्या पढ़ते हैं, औसत दूरी पढ़ते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या नहीं होती, समान नहीं होती। आप लोग देख लें स्थिति, ये ग्लोब है और यहां ये आपके भूमध्य रेखा है। हम जब देख रहे हैं तो साहब ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और आप मित्रों देखते जाएं थोड़ा सा जरा स्थिति को कि दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है, ये भूमध्य रेखा के पास कम और ऊपर जाते हैं ना थोड़ी थोड़ी, मैंने ज्यादा लिख दिया इधर, बाकी थोड़ी 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 बढ़ती जाती है। क्लियर हो जाए पोजीशन आपको कि दो अक्षांश रेखाओं के वृत्तों की जो लंबाई अपन देखें कि ये 0 डिग्री है। आप लोग देख ले एक बार कि ये अपना 0 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री अपना उत्तरी ध्रुव है और इधर भी ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये तो क्या हो जाए, खरबूजे को आप देख लो दो तरीके से काटोगे आप। आड़ा जब खरबूजे को काटोगे तो बीच में जो घेरा आएगा वो बड़ा, ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, छोटा। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव जाए, तो दो देशांतर जो दो अक्षांश रेखीय व्रत होते हैं, इनकी जो लंबाई है वो तो घटती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम, आप इनको नोट कर लेना मित्रों, जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा इनको, कि जैसे जैसे हम अक्षांश रेखा जो व्रत है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जो दो अक्षांश हैं उनकी अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम, जबकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। एक बात ये, इसका स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेते रहें, ये थोड़ा सा आपको जरूरी है लेना। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं क्या स्थिति है क्या नहीं है। एक बात और कि होती कितनी है अक्षांश रेखाएं, ये आप लोग देख रहे हो कि ये हो गया 90, क्या हो गया 90, और नीचे ये भी क्या हो गया 90, तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 हो गया ये, तो 0 को हमने काउंट नहीं किया है, और 1 डिग्री हो गया ये, तो इस तरीके से हो गया 181। कितने हो गए, 181। अब बात क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि साहब अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखीय व्रत कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो मित्रों याद रहे आपको, आप लोग यहां भी देख लें, यहां भी देख लें कि सबसे छोटी जो स्थिति है ये तो बिंदु है, और बिंदु कभी रेखा नहीं हो सकता, बिंदु कभी रेखा नहीं हो सकता। आप कहते हो साहब रेखा क्या है, अरे साहब बोला हमारे साथ पढ़े करी साहब, है कि नहीं, वो रेखा नहीं, ये रेखा क्या है, कम से कम रेखा उसे बोलेंगे जो दो बिंदुओं को मिलाए, जो दो बिंदुओं को क्या करे, मिलाए।
तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल, और ये रेखा नहीं है, बिंदु है। तो सबसे जो ऊपर जो कोणीय दूरी हो सकती है वो है 89 डिग्री। कितने डिग्री है? तो 89 डिग्री तो उत्तर और 89 डिग्री दक्षिण, 89 डिग्री उत्तर और 89 डिग्री दक्षिण, ये तो रेखाएं हैं। लेकिन 90 डिग्री, जैसे आप खरबूजे को देखते हो तो ऊपर बिंदु आ जाता है, तो बिंदु पर आप लोग देख रहे हो वृत्त थोड़ी बनेगा, और नीचे खरबूजे पर नीचे वो भी बिंदु है, वो भी वृत्त थोड़ी बनेगा। तो आपको याद रहे कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल अक्षांश तो है, लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है। इसलिए अगर अपन संख्या में बात करें तो अक्षांश कितने होते हैं? तो अक्षांश होते हैं 179, वो सॉरी अक्षांश होते हैं 181। कितने होते हैं? 181, क्योंकि 0 से छोड़ करके 90 ये और 90 ये, 90 ये और 90 ये, और 1 0 डिग्री। तो अक्षांश कितने हो गए मैंने यहां भी बता दिया, 90 प्लस 90 प्लस 1, यानी 1 कौन है? 0 डिग्री है, इसलिए 181। और अक्षांश देखिए वृत्त कितने होते हैं? 179। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्लियर मित्रों? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये क्या है, ये क्या है, कितनी होती है रेखाएं, कितनी नहीं होती है, आपका क्लियर हुआ मामला। इसको फटाफट देख ले आप कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। तो देशांतरों के बीच की दूरी कटिबंध। आपको क्लियर होगी पोजीशन कि जब हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जब हम जा रहे हैं तो वृत्त छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है, और एक चीज मिलती है, ये एक तो है भूमध्य रेखा और एक है ध्रुवों के आसपास। एक तो भूमध्य रेखा हो गया, एक हो गया ध्रुवों के आसपास। तो भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी बताते हैं 110.6 किलोमीटर, और ध्रुवों पर होती है 111.7 किलोमीटर। ऐसा मिलता है उल्लेख। हालांकि मैं तो इससे भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी ऐसी औसत दूरियां मिलती हैं, और हम जो पढ़ते हैं वो औसत दूरी पढ़ते हैं मित्रों। और औसत दूरी कैसे निकलती है, ठीक है कि नहीं है, ये चीज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, क्या बताया क्या नहीं बताया आपको अच्छा लगेगा, और इसको गौर से मेरे साथ आप सुनते जाएं। आगे आपको और इंटरेस्ट आने वाला है। कल वाले वीडियो में हल्का से इसको फिर मैं थोड़ा सा रिपीट करके पढ़ाऊंगा, 2-4-5 मिनट, आपको निश्चित रूप से अच्छा समझ में आएगा। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई चीज, फिर मैं बोल रहा हूं, समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपको उसको मैं फिर अच्छे से उसका जवाब दूंगा और आपको समझाऊंगा। नमस्कार।